न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमआरएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। स्वच्छता मिशन की तैयारी, शतरंज की बिसात में जिले के 132 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला। रायपुर को इंदौर की तर्ज पर बनाएंगे स्वच्छ। तो खबरें विस्तार से। तो आइए देखते रिपोर्टर रोहिता सिंह भूवाल की खास खबर। स्वच्छता मिशन की तैयारी। दुर्ग जनपद पंचायत के सभागार में जनपद क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंच एवं सचिवों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता समन्वयक के द्वारा प्रोजेक्टर के द्वारा जानकारी दी गई कि आपके क्षेत्र में आज से ही स्वच्छता के बारे में फीडबैक लिया जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में विभिन्न 13 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। उसी के आधार पर निर्धारित अंक प्रदान किए जाएंगे। आप अपने गांव पंचायत में लोगों को यह बताएं, दीवार लेखन के माध्यम से ज्यादा प्रसार करें, गांव गली सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखें। तो आइए सुनते हैं स्वच्छता समन्वयक ने क्या क्या कहा। आज दिनांक 27/6/2025 को जनपद पंचायत 2 के सभागार में सर्व सचिवों सरपंचों का एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 हेतु उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया गया। यह सर्वे अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा हमारे दुर्ग जनपद में। उसके तहत हमारे द्वारा उन्हें जानकारी दी गई कि इसकी तैयारी के तहत भरपूर प्रचार प्रसार किया जाए, फीडबैक प्रदान किया जाए मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण ऐप में, तथा गांव में जो भी कूड़ा करकट कहीं पे भी हो तो उसका अच्छे से सफाई हो जाए, सार्वजनिक स्थलों पे घरों पे दीवार लेखन हो जाए और अच्छे से तैयारी की जाए, ताकि हमारा अंक बहुत ही अच्छा आए और हमारा नाम और पहचान पूरे देश में स्थापित हो सके। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। शतरंज की बिसात में जिले के 132 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ के निर्देशन में जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा नगर निगम दुर्ग के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय दुर्ग जिला सीनियर महिला एवं सब जूनियर अंडर 15 शतरंज चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद भवन पद्मनाभपुर में महापौर श्रीमती अलका बाघमार के मुख्य अतिथि एवं सभापति श्याम शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। विशेष अतिथि के रूप में समाज सेवी कैलाश जैन, बरमेचा साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल, पार्षद एवं MIC प्रभारी ज्ञानेश्वर ताम्रकार, जितेंद्र सिंह राजपूत एवं इंटरनेशनल ऑर्बिटर अलंकार भिवगड़े उपस्थित थे। जिला शतरंज संघ दुर्ग के अध्यक्ष ईश्वर सिंह राजपूत, सचिव तुलसी सोनी ने बताया कि उक्त चैंपियनशिप में समाज सेवी कैलाश जैन बरमेचा का भी विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए किस सुंदर प्रतियोगिता रखी गई, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए शतरंज का खेल रखा गया है। जैसे कि शारीरिक के लिए मैडम ने बताया कबड्डी वगैरह खेला अच्छे हैं, वैसे ही बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है। आज AI के ज़माने में अगर हम अपने ब्रेन की एक्सरसाइज ना करें तो वो चिंतन का जो विषय है वो चिंता में चले जाएगा। इसलिए इस ऐसे खेलों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है। और ये दायित्व तो सिर्फ प्रशासन का, महापौर जी का या शासन का ही नहीं है, आम जनता का भी है। उसी विचार से हम इसको सहयोग करते रहते हैं। बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत खुशी की बात है। मैं तो इस टीम को जो आयोजन करता है उस टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि बच्चों को जो आजकल मोबाइल की लत लग गई है उससे दूर करके बच्चों को शतरंज के खेल के मैदान में लाए। आपने महापौर चैंपियनशिप की बात की, उसके संबंध में भी जानकारी दी। जी, हम अभी बैठेंगे। कल ही चर्चा हो रही थी कि महापौर ट्रॉफी करना है और इस विषय पे 1-2 दिन बाद हम चर्चा करके फाइनल करेंगे कि जनवरी में कौन सी तारीख को करेंगे और किस ढंग से करेंगे। क्या कर रहा है, कितने बच्चे आए जिले से, क्या आयोजन है? ये जो है जिला स्तरीय सीनियर महिला एवं अंडर 15 बॉयज़ एंड गर्ल्स ये चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें स्टेट के लिए 4 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा सभी वर्गों में। और यह जो आयोजन है नगर निगम दुर्ग के सहयोग से ये जिला शतरंज संघ दुर्ग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 132 खिलाड़ी जिले से भाग ले रहे हैं, क्योंकि यह डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच है, सिलेक्शन मैच। इसमें स्टेट खेलने जाएंगे सभी वर्गों से। कितना वर्ष हो गए आपको आयोजन करते हैं? आयोजन करते तो विगत 95 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं।
95 से, लेकिन अभी विगत 3-4 वर्षों से हम लोग पुनः आयोजन कर रहे हैं। बाकी जो है जिला शतरंज संघ दुर्ग के माध्यम से नहीं, अपने संस्था के माध्यम से जो करते थे, अभी जो जिला शतरंज संघ दुर्ग का गठन हुआ है उसके माध्यम से हम लोग। आपका नाम और परिचय दें। मैं ईश्वर सिंह राजपूत, अध्यक्ष जिला शतरंज संघ दुर्ग। महापौर की ओर से जब आयोजन होगा तब इसमें क्या विशेषता देखने को मिलेगी? देखिए, अगर महापौर ट्रॉफी के नाम से आयोजन होगा, आज महापौर जी ने घोषणा की, तो उसमें हम चाहते हैं कि प्रदेश स्तरीय आयोजन हो, तो उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश से पूरे जिले से खिलाड़ी आएंगे, तो एक बड़ा आयोजन होगा, तो एक भव्य आयोजन से खिलाड़ियों में एक मनोबल बढ़ेगा उससे आयोजन से। छोड़ करके शतरंज के खेल में बैठे हैं। शतरंज जो है हमारे दिमाग का एक्सरसाइज करता है। जिस तरह से हम जब क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है, साथ में दिमाग का भी होता है। ठीक उसी तरह शतरंज के खेल में हमारे दिमाग का एक्सरसाइज होता है, जो कि बहुत आवश्यक है। आजकल बच्चे पूरे टाइम मोबाइल में लगे रहते हैं, दिमाग उनका पूरा कुंद हो जा रहा है। दिमाग के साथ साथ उनका शरीर भी, आजकल देखेंगे बच्चों को बीमारियां बहुत हो रही हैं। बीमारी के पीछे मुझे ऐसा लगता है एक तो खान पान है, और दूसरा जो वो लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं या फिर खेलते नहीं हैं, या फिर जो ये मानसिक वो है कहना चाहिए एक्सरसाइज है, ये नहीं करते। और इस चीज़ को आयोजन करता जो है वो बहुत बधाई की पात्र है। ये हमारे सनातन धर्म की भी खेल है। याद होगा बच्चों को, ये खेल सपनी जी भी खेले थे, और एक गलती की वजह से पांचों पांडव हार गए थे। तो आप लोग समझिए कि आपको किस तरह से कैसी चाल चलती है, और ये चाल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो आइए देखते हैं रिपोर्टर सागर की खास खबर। रायपुर को इंदौर की तर्ज पर बनाएंगे स्वच्छ, महापौर मीनल चौबे। महापौर मीनल चौबे ने इंदौर दौरे से लौटने के बाद रायपुर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने रायपुर को भी इंदौर की तरह साफ सुथरा और स्मार्ट बनाने के संकल्प को दोहराया है। महापौर ने बताया कि नगर निगम रायपुर अब स्वच्छता को लेकर और अधिक सख्ती बरतेगा। उन्होंने कहा है कि रायपुर में अब सिंगल यूज प्लास्टिक्स के उपयोग पर कड़ी रोक लगाई जाए। गीला और सूखा कचरा अब अनिवार्य रूप से अलग अलग एकत्र किया जाएगा। इसके लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। और जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमको हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 14 जो नगर निगम हैं उनके महापौर, आयुक्त और अधिकारी, एक यूनियन के और एक ZHO, इतने लोगों को अध्ययन के लिए इंदौर भेजे थे। और इस विजिट में इंदौर में जो भी हमको नॉलेज मिला है और जो भी हम इंदौर में देख के आए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है सफाई के मामले में, उसका हमने अध्ययन किया है, विजिट किया है और प्रत्यक्ष रूप से उन सब चीज़ों को देखा है। और सरकार को, शासन को हमसे उम्मीद है और शासन ने हमसे अपेक्षा की है कि हम वहाँ देखेंगे और सीख के आएंगे, उसको हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता ने हमको बहुत ही विश्वास के साथ चुना है और शासन ने भी विश्वास के साथ हमको हमारी क्षमता को देख के वहाँ भेजा है। तो हम इंदौर से स्वच्छता के मामले में सीख कर आगे उसे हम रायपुर शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे और रायपुर शहर की जनता को हम सफाई देंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इंदौर का हमारा अनुभव क्या है और किन वजहों से इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमको जो समझ आया, बहुत मैं धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष एक विषय को लेके आऊँगी। सबसे जो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा है, इंदौर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूर्णतः बैन है। अभी हम जब नालों की सफाई लगातार करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 70% जो हमारा जो घाट निकलता है उसमें का 70% है वो डिस्पोजल रहता है, प्लास्टिक रहता है और इस कारण हमारे नाले हैं और नालियाँ वो जाम होती है। तो इसमें कोई चिंतु परंतु नहीं है कि इंदौर है वो जो प्रथम स्थान पर आ रहा है। जो सफाई वहाँ दिख रही है उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन है। हमारा भी प्रयास रहेगा इस दिशा में, हम उनकी स्वच्छता दीदियों को भी जोड़ेंगे, SHG की जो हमारी बहनें उनको भी जोड़ेंगे और जहाँ भी ये सब हमको दिखाई दे रहा है जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे। उसके
उसके नुकसानों को बताएंगे। जो होटल है और जो स्ट्रीट में जो वेंडर्स लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, नई चौपाटी लगती है, उनके साथ भी हम स्ट्रिक्ट होंगे कि किसी भी हाल में आपको ये जो सिंगल प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो यूज नहीं करना है, अन्यथा समझाइश देने के बाद भी अगर असर नहीं पड़ेगा तो फिर उन्हें कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो इंदौर में देख के हमको भी बहुत अच्छा लगा, इन सेग्रीगेशन। मतलब मुझे आश्चर्य भी होता है जब इंदौर की प्रत्येक घर जो प्रत्येक हाउस होल्ड है वो जो कचरा वो लोग जो देते हैं बाकायदा उसको 6 भागों में अलग अलग बांट के ही देते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या फिर कांच है, ये सब प्लास्टिक है, ये सब रोज निकलने वाला कचरा नहीं रहता। ये सब हमको महीने में 15 दिन में अगर एक हाथ निकल गया तो निकल गया। रोज हमारे पास 2 ही सेग्रीगेशन मिल जाता है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। इंदौर की जो जनता है वो कड़ाई से इसका पालन करती है और इंदौर में जो डोर टू डोर कलेक्शन करके जो कचरा लेने जाते हैं बाकायदा उस गाड़ी में एक ड्राइवर रहता है, एक कचरा लेने वाला रहता है। 2 के अलावा जो हमारे रायपुर शहर से अलग है वो है एक NGO का एक मेंबर रहता है। उसमें जो जनता को, जो पब्लिक को समझाता है, समझाइश देता है और जागरूक करता है कि आप इस कचरे को हमको सेग्रीगेट करके दो, मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दो। एक भी सिंगल, मेरे पास वीडियो भी है, हम जो घरों में गए हैं वहाँ पे मैं लोगों से बातें भी की कि आप लोग मतलब रोज इसमें आप लोग बोले कि यहाँ इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम अलग अलग ही कचरा देते हैं और ये हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। अगर बाई द वे अगर हम कभी जल्दी से एक साथ कचरा दे देते हैं तो वो कचरा है वो जो डोर टू डोर कलेक्शन वाला है वो छोड़ के चले जाते हैं। और वो छोड़ के चले जाते हैं, इसका क्या नुकसान है? हमारे यहाँ छोड़ के जाएंगे तो बाजू नाली उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हमारे शहर में। मगर इंदौर में एक भी खुली नाली नहीं है, सारा कवर्ड है। तो अगर हमारे यहाँ से अगर डोर टू डोर कलेक्शन वाला कचरा नहीं ले जा रहा है तो वो कचरा या तो मैं अपने सामने घर पे फेंकूँगी या बाजू वाले घर में फेंकूँगी, तो बाजू वाला तो तुरंत ऑब्जेक्शन देगा, तो हम फेंक ही नहीं सकते उसको। इसलिए जनता की भी ये मजबूरी हो जाती है कि वो सेग्रीगेट करके ही कचरा दे ताकि जो कलेक्शन वाला आया है वो उस कचरे को ले जाए। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे इसी चरण में आगे बढ़ेंगे। हमारे शहर में भी हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी पब्लिक को NGO के माध्यम से अवेयर करें कि भाई आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग देंगे तो उसमें हमको निष्पादन में हमको आसानी होगी। जो हमारे यहाँ रामकी काम कर रही है, तो वहाँ पे जो गाड़ी कचरा कलेक्शन के लिए आती है बाकायदा उसमें 6 बीस अलग अलग खंड बने रहते हैं, जो गीला कचरा को अलग रखता है, सूखा कचरा को अलग रखता है। हम रामकी से भी उम्मीद करेंगे, आज अब आने के बाद हम रामकी के साथ भी हमारी बड़ी मीटिंग होगी, उसमें हम इस विषय में आएंगे कि रामकी अपने कामों के प्रति कितना गंभीर है। अगर वो गंभीर नहीं होगा तो उसको भी समझाइश दी जाएगी। प्रोसेसिंग कर उसका रिसाइकल कर यूज़ करते हैं, तो इससे हमको कहीं पे ऐसे फटे होते हैं जैसे हमको रायपुर शहर में अचानक कतरने दिखती है, इंदौर में ऐसा हमको कभी नहीं दिखता। कवर्ड नाली में आपको जैसे शुरू में चर्चा की, इंदौर में सारी नालियाँ कवर्ड है, कहीं पे भी आपको कभी ऐसी खुली नाली, चाहे वो गली हो चाहे वो मुख्य मार्ग हो, कहीं पे भी एक भी जगह हम ध्यान से देख रहे थे कि कहीं तो हमको खुली नाली दिखेगी। तो खुली नाली नहीं होने से एक तो मच्छर भी नहीं रहता और दूसरा कचरा भी कोई कहाँ डालेगा। हमारी नाली रहता है तो नाली में कचरा डाल देते हैं। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ कि बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मगर उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, उसके बाद धीरे से निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे 3 दिन, तो उसमें एक दिन अच्छी बारिश भी हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर्ड थी। पर कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर्ड रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा, अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चौक होता है नाली में कचरे के कारण जो चौक हो जाता है वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। RR केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से RR केंद्र जो हमारे यहाँ हम लोग सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, जैसे जो अपने लोगों के जो जरूरत के जो कपड़े भी रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उनके बाद नीली लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। रायपुर में भी हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक RR सेंटर हो जाए और उसको हम एक NGO की बहन को या एक हमारी किसी भी बहन को देंगे, वो उसका रख रखाव करेगी, चलाएगी। तो जब बहनें कोई भी काम करती है तो वो सिस्टमेटिक हो जाता है, उसका हमको परिणाम भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा और एक सिस्टमेटिक शहर रायपुर कहलाएगा। तो हमारे प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक जोन में एक RR केंद्र
बोल दें। आरआर केंद्र क्या है, थोड़ा क्लासिफाई करेंगे? आरआर केंद्र ये है जो हमारी जो उपयोग की चीज़ें नहीं हैं उसको वो लोग ला के एक सेंटर बनाते हैं, उसमें ला के रखते हैं। उसमें चाहे वो कपड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो चप्पल भी हो सकते हैं। उसी आरआर केंद्र में डिस्पोजल को हटाने के लिए स्टील के बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे पहले था, परंतु स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। उसी सेंटर में एक बहन उसका देखरेख कर रही थी और उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जमी थी। अगर आप कहीं पे भी कपड़ा फेंकोगे तो वो कोई भी आएगा उसको वैसे उठा के ले जाता है, मगर वो बहनें अगर उस चीज़ को ऑपरेट करती तो बाकायदा वो तरह करके कपड़े रखती थी, बाकायदा तरह करके जूते थे। और जब कोई अच्छा सा लेने वाला मिलता है तो देने वाला भी जागरूक होता है कि हमारी जो बिजनेस चीज़ें हैं वो कहीं सही जगह पर उपयोग हो जाएगी। वहीं पे बर्तन बैंक का भी ऑपरेट हो रहा था, उसमें निःशुल्क बर्तन को दिया जाता है। जैसे कोई किटी पार्टी है या कोई छोटी पार्टी है 25-50 लोगों की, तो स्टील के बर्तनों को उनको निःशुल्क दिया जाता है और उससे डिस्पोजल है उसका यूज़ कम होता है। मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टील के बर्तनों को उस केंद्र में रखा गया था, जिसे हमारी बहनें संचालित कर रही थी। कुल मिला के हमको ये समझ आया कि और जो सफाई कर्मी है इसमें पूरा नगर निगम का कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार की पद्धति है और वैसा वहाँ नहीं है, उसमें पूरा निगम का कंट्रोल है। एक गाड़ी अगर कहीं कचरा लेने जा रही है, डोर टू डोर 100% है, तो जो गाड़ी कचरा लेने जा रही है अगर वो एक भी घर अगर वो छोड़ देगा तो वो तुरंत ट्रैक हो जाता है, उनके पास एक मैसेज आ जाता है और पता पड़ जाता है कि उस गली में या उस घर में आज डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुँची है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, इसका एक फ़ोटो भी हम शेयर किए थे, जिसमें हम आयुक्त महोदय समुद्रों को देखे थे कि कैसे ट्रैकिंग होती है। बहुत अच्छे से उसका ट्रैकिंग हो जाता है। तो इससे अवेयर रहते हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो कि कोई भी घर छूटे ना, तुरंत फिर उन पर एक दो बार समझाई दी जाती, वो बताते हैं कि देखिए उसके घर के पास मलबा रखा है इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर वो अच्छा रीज़न बता दिया तो ठीक है, ये तो फिर तुरंत टर्मिनेट करके, इसीलिए सफाई अच्छी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। हमारा वहाँ से सीख के आए हैं, उसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे यहाँ जो रामकी कंपनी काम करती है उनकी गाड़ियाँ चलती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, मगर उनकी गाड़ियों की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं रामकी की गाड़ी है, कहीं पे कचरा, हमारे पास कई बार कंप्लेंट भी आता है कि आज हमारे घर कचरा वाला नहीं आया, हमारा 2 दिन से नहीं आया है। हम अब वहाँ इंदौर से आने के बाद हम कम से कम 20 लोगों की ऐसी टीम लगाएंगे जो रामकी कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो समय पर सब जगह पहुँच रही है कि नहीं, किसी घर को छोड़ रही है कि नहीं, इसकी वो मॉनिटरिंग है। बढ़ते अगली खबर क्यों तो आज देखते रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। सीएम विष्णुदेव साय ने हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को अर्पित की श्रद्धांजलि। सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित अशोक रतन पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में उन्हें ढांढस बंधाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान थे, उनका जाना साहित्य, समाज और राज्य के लिए अपूरणीय क्षति है। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जो हास्य व्यंग के प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम देश ही नहीं दुनिया में विख्यात किया था, आज वो लोगों के बीच नहीं रहे। ये छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर साहित्य जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। वो एक ऐसे हास्य व्यंग के कवि थे जिनकी पूर्ति हो पाना, उनकी कमी का पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। हम सब लोग बहुत ही शोकाकुल हैं और आज उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ पर आए थे। प्रभु से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिवार को, हम सब लोगों को इसके हम शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। बिल्कुल, अगर पद्मश्री तो थे ही, देखते हैं। बढ़ते अगली खबर क्यों तो देखते रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर।
बालोद में अतिक्रमण पर प्रशासन की सख्ती। शहर के बस स्टैंड गंजपारा से सुमित माल तक के नेशनल हाईवे पर लंबे समय से दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे यातायात बाधित हो रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का सख्त अभियान चलाया। सर, अतिक्रमण के लिए आप आज सड़कों पर आए हैं, क्या है मामला सर? आज से एक सप्ताह पूर्व ही नगर पालिका परिषद में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों की उपस्थिति में और समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा परिचर्चा हुआ कि जो मवेशियों के कारण जो जान माल की हानि हो रही है, साथ ही मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है, इसको हटाया जाना उचित होगा। और साथ ही साथ जो NH है, NH की गरिमा के अनुरूप NH के क्षेत्र को भी हमको अतिक्रमण मुक्त करना था। वो इस दृष्टिकोण से हमने लगातार मुनादी करवाया और मुनादी के माध्यम से नागरिकों से अपील भी की गई कि समय सीमा के भीतर अपने जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में किए गए सामान को अंदर रख लेंगे और साथ ही साथ मवेशियों को भी अपने क्षेत्राधिकार में रखें। उसके बावजूद उनके द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। इस दृष्टिकोण से पूरा प्रशासन की टीम, नगर पालिका की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, पशुपालन विभाग की टीम के द्वारा आज यहाँ पे एक अभियान चलाया गया है। सबको सूचित भी किया गया है और चेतावनी भी दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार का अतिक्रमण किया जाएगा तो इस बार सिर्फ वसूली की कार्रवाई नहीं की जाएगी, वरना जितने भी सामान हैं उसकी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उसमें किसी प्रकार का विनम्रता की जो उनकी जो दरख्वास्त है उसको माना नहीं जाएगा। और साथ ही साथ मवेशियों से भी, पालक से भी हम अपील करते हैं कि अपने मवेशियों को निर्धारित स्थल पर सुरक्षित रखें ताकि जन सामान्य की सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ मवेशी की सुरक्षा हो सके। इनकेस यदि नहीं पाया जाता है तो हम आगामी कुछ दिनों बाद फिर ये अभियान चलाएंगे। मवेशियों को निर्धारित गोधाम समिति में रखा जाएगा और उसके बावजूद यदि पशुपालक वहाँ पे आते हैं तो उनको हम लोग 5 रुपये पर डे रखने के चार्जेस के हिसाब से उनको पेनल्टी की जाएगा और उसके बावजूद भी नहीं आते हैं तो नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, और मान लीजिए बहुत सारे, ये तो हमारी अतिक्रमण की बात हुई सर, जैसे बहुत स्पीड जो गाड़ियाँ चल रही है, तेज़ रफ्तार जो गाड़ियाँ चल रही है, उसको रोकने के लिए क्या है उपाय सर? सड़क सुरक्षा अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि पहले बात हम तो अपील करते हैं कि नागरिकों का सबसे पहले बाइकर्स को हेलमेट अनिवार्यता रखें और साथ ही साथ जो आप कार या 4 व्हीलर में ट्रेवल करते हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें। लेकिन स्पीड का भी एक लिमिट हम इस क्षेत्र में तय करेंगे, उसके लिए एक सड़क सुरक्षा में प्रावधान है। और साथ ही साथ हम जो जितने पेट्रोल पंप हैं उनसे भी अपील करते हैं कि बिना हेलमेट के उनको किसी भी स्थिति में पेट्रोल या डीजल प्रोवाइड ना किया जाए। और हम इस क्षेत्र को, पार्टी क्षेत्र को नो पार्किंग जोन भी घोषित करने जा रहे हैं और ये बड़े जितने भारी वाहन पाए जाते हैं तो उनको पेनल्टी की जाएगी और उनको थाने क्षेत्र में हम खड़ा कर देंगे। तो सारी जवाबदारी भारी वाहन की होगी ताकि भारी वाहन के संबंध में किसी प्रकार का जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निराकरण हो। बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कूल की छुट्टी के बाद लापता हुई बच्ची। बालोद शहर के कुर्बीपारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला क्रमांक 1 में एक ऐसी घटना घटी जिससे न सिर्फ स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बुढ़ापारा निवासी सोनकर परिवार की पहली कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची जो कुर्बीपारा स्कूल में अध्ययन कर रही थी, स्कूल की छुट्टी के बाद अपने परिजनों का इंतजार कर रही थी। शाम करीब 4 बजे तक जब कोई लेने नहीं आया तो मासूम बच्ची ने अकेले ही पैदल घर जाने का निर्णय ले लिया, जबकि उसका घर स्कूल से लगभग 5 किलोमीटर दूर कॉलेज के पास था। करीब 4:30 बजे जब परिजन स्कूल पहुंचे तो बच्ची वहां नहीं मिली। स्थिति को गंभीर देखते हुए आसपास के लोगों, मीडिया और स्थानीय सामाजिक संगठनों को सूचित किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही शिवसेना के उपाध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार बालमुकुंद अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे और बच्ची की तलाश में सहयोग किया। करीब 2 घंटे की खोजबीन के बाद बच्ची तालाब के पास बुढ़ापारा क्षेत्र में सुरक्षित अवस्था में बैठी मिली। बच्ची के सकुशल मिलने से परिजनों एवं आमजन ने राहत की सांस ली। एक मैसेज मिले ना सबको। मैम, क्या दिक्कत आ गई थी? एक छोटी सी बच्ची जो है स्कूल छुट्टी के दौरान पैदल ही अपने घर चली गई थी। उनके गार्जियन जैसे ही आते हैं और उनको पता चलता है कि बच्ची इस वक्त स्कूल पर नहीं है, क्या परेशानियाँ थी? क्लास 1 की बच्ची थी भैया, वो तुर्शिता नाम है उसका। स्कूल टाइम सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। पेरेंट्स को बार बार कहा गया है कि 4 बजे आप बिल्कुल बच्चों को ले जाएं। फिर भी मैं 4:30 पौने 5 तक बच्चों का वेट करती हूँ। एक बच्चे को पेरेंट्स को कॉल कराती हूँ और बच्चों को भेजने के बाद ही मैं जाती हूँ। आज भी जब पेरेंट्स आए तो मैं स्कूल में ही बैठी थी, ऑफिस में बैठी थी और पेरेंट्स आए
4:20 को छुट्टी हुई थी 4 बजे शाम को, और पेरेंट्स आए 4:20 को। बच्ची छोटी बच्ची है, उसके पापा कहीं बाहर गए हुए, वो रोज़ लेने के लिए आते थे। तो बच्ची के शायद बच्चा है छोटा, उसके मन में आया हुआ कि मेरे पापा नहीं है, मैं चलो अकेले चली जाती हूँ। ऐसा वो चली गई अपने बूढ़ा पारा, उसका घर है, मैं उसके घर तक गई, स्कूटी में पार रास तक गई। उसके पापा बाजार में दुकान लगाते हैं सब्जी की, वहाँ गई मैं, वहाँ पूछी, परेशान होके आई। हम लोग सामने जो फुटेज है उसमें देख रहे थे, तभी पता चला कि बच्ची अकेले बूढ़ा पारा पहुँच गई और बच्ची मिल गई। ये हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है। हम सबको ध्यान रखना है, हमको भी ध्यान रखना है, पेरेंट्स को भी ध्यान रखना है कि वो अपने बच्चों को समय पे लाएं, और बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बढ़ती अगली खबर क्या, शराब के लिए पैसा मांगने पर युवक की हत्या। राजनांदगांव शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लखोली बैगापारा अटल आवास के समीप दो युवक के बीच जमकर विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक ने दूसरे पर डंडे से प्राणघात हमला किया और युवक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली टी रविंद्र सिंह ने कहा है कि शराब के लिए रुपए मांगने पर विवाद होने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। कल शाम करीब 7 बजे के लगभग सूचना मिला कि लखोली अटल आवास के पास कुछ घटना मारपीट हुई हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो अजय कुमार नाम है हॉस्पिटल एडमिट है करके मौके पर गए पुलिस स्टाफ दल बल के साथ। पता चला कि सुरेंद्र साहू अजय कुमार द्वारा शराब पीने के लिए पैसा मांग किया। इसी दौरान दोनों में विवाद हुआ और सुरेंद्र साहू द्वारा पास में पड़े डंडे से उसके सिर में चोट कर दिया, जिससे वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, जो इलाज के दौरान ख़त्म हो गया। जो मारा है उसका पुराना कोई रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक तो उसका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, लेकिन पर अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया है और इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। बढ़ती खबर क्यों, तो देखते रिपोर्टर चंद्रहास की खास खबर। अमृतसर में नन्हे हाथों से निकली जगन्नाथ रथ यात्रा। जहां बड़े बड़े शहरों में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकल रही है, वहीं गरियाबंद जिले के एक छोटे से गांव अमृतसर में इस बार रथ यात्रा ने कुछ खास रंग बिखेरे। यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने मिलकर न केवल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए एक सुंदर रथ बनाया, बल्कि पूरे गाँव में उत्साह और भक्ति के साथ उन्हें भ्रमण भी कराया। छोटे बच्चों के इस रथ यात्रा में बड़ों की भी पूरी भागीदारी रही है। यह दृश्य केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भावी पीढ़ी में संस्कृति और भक्ति की बीज बोने जैसा था। हमारे दादा परदादा के समय से यहाँ रथ निकाला जा रहा है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये पुराना मंदिर है, उधर नया मंदिर है। तो इन दोनों को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे भी क्या है उत्साह से भर गए हैं और उन लोग भी रथ निकालने के लिए उत्सुक हुए और खुद उन लोग बनाकर रथ को निकाल कर मस्त भव्य स्वागत कर रहे थे। आपने देखा होगा, वीडियो में डलेगा उसमें। और इसी तरह हमारा कम से कम 50-60 साल हो गया ये रथ यात्रा को होते हुए, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। धन्यवाद। बढ़ती अगली खबर की ओर, भ्रष्टाचार के आरोप। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा आदिवासी बहुल क्षेत्र पिपलछड़ी ग्राम पंचायत में निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। महज 1.5 साल पहले 75 लाख रुपए की लागत से बना यह भवन अब जर्जर हालात में दीवारों से प्लास्टर्स झड़ने लगा है और भवन की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। स्थानीय ग्रामीणों ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर मिलकर निर्माण में भारी भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और मानकों को ताक पर रखकर भवन तैयार किया गया। ये भवन लगभग 1.5 साल पहले बना है और जनवरी के लगभग हम लोग शिफ्ट किए थे। तो भवन की स्थिति क्या है? भवन का देखेंगे तो गिरने के लिए बन गया है, लेकिन जहाँ पर लेट बात है ना, उसके बाहर वो जर्जर होते जा रहा है। वो कहा जाए कि वो सीमेंट का जो निकल जा रहा है लेयर, उसको हम लोग अपने ही फंड से करवाए हैं और जिस हिसाब से बनना चाहिए, तराई करना चाहिए, उस हिसाब से हुआ नहीं है। किस साल में भवन बना था? ये 2024 में बना। कितनी लागत? ये 75 लाख का CGMSC का जो फंड है। एजेंसी कौन है? CGMSC। आप किस पद में हैं? मैं चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलछड़ी। तो आप इससे संतुष्ट हैं? इससे भवन से नहीं, मैं भवन से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से भवन देना चाहिए, क्योंकि एक बार आएगा वो बार बार थोड़ी ना हर साल रिपेयरिंग होगा, है कि नहीं। बार बार रिपेयरिंग हम ही लोग को साल भर नहीं हुआ, रिपेयरिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ सुधार हो? सुधार ये है कि जहाँ भी बिल्डिंग बने
इस टाइप से दिक्कत मत हो। जैसे हम लोग को परेशानी हो रहा है कि बार बार जैसे वो रिपेयरिंग करा रहे हैं और लेट बात वाला जो है एरिया वहाँ पर ब्लॉकेज हो जा रहा है, उसको पर देख भाग के बनाना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? डॉक्टर रूप सिंह नागिस, KCP परचुरी। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।